हेलो एवरीवन। हमारे देश में एक कहावत ये है कि देश का सबसे बड़ा लोहा टाटा ने सबसे बड़ा मोची बाटा। टाटा के साथ बाटा का राइमिंग भी बहुत अच्छे से होता है। हमारे देश में ऐसे कोई आदमी होगा जिसको बाटा के बारे में पता नहीं होगा, बाटा का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया होगा। हम सब ने बाटा का प्रोडक्ट यूज़ करके ही बड़े हुए हैं। वो कानवास शू, उसका फॉर्मल शू या वो वाइट में ब्लू स्ट्रिप वाला स्लीपर्स पहन के सब बड़े हुए हैं। आज भी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि बाटा एक इंडियन कंपनी है, जबकि वो इंडियन कंपनी नहीं है। वो इंडियन नहीं है, पर उसमें इंडियनाइजेशन ज़्यादा है। लोगों ने शुरुआत से ही टाटा को बहुत अच्छे से अपनाया है। अभी तक भी टाटा का इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा शेयर है। इवन वर्ल्ड मार्केट में भी उसका फुटवेयर कंपनी में बहुत अच्छा शेयर है। एंड कहा जाता है कि बाटा इंडिया का फर्स्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उससे पहले इंडिया में कोई भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं था। एंड शुरुआत से ही इंडियन लोगों ने फुटवेयर के मामले में बाटा को बहुत अच्छे से अपनाया है। बाटा में इंडियनाइजेशन ज़्यादा है, मतलब उसमें भारतीय लोगों का इमोशन जुड़ा है, क्योंकि उसका जो पूरा प्रोडक्ट है भारतीय लोगों, इंडियन लोगों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब कंपनी ने उसी हिसाब से इंडियन मार्केट को स्टडी करके, यहाँ के पीपल को, यहाँ के लोगों के इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन को देख के वो बनाया गया है। नॉर्मली बाटा का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करके बाटा ने बनाया है। स्टार्टिंग से ही बाटा का इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा से रहे, लोगों ने भी उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे इंडिया ने बाटा को अपनाया है, एंड बाटा कंपनी का शुरुआत कैसे हुआ था, क्या क्या उसने अपना बिजनेस मॉडल में इम्प्रूवमेंट किया था, क्या क्या वो स्ट्रैटेजी अपनाया था ये इतना बड़ा मार्केट एक्वायर करने के लिए। क्योंकि कोई और देश का कंपनी अपने देश में आके पूरा अन सब लोगों के अंदर एक इंडियन कंपनी के हिसाब से बिल्ड होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों का इतना अच्छे से इतने सालों तक अपनाना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे हुआ था, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि बाटा का शुरुआत कैसे हुआ था। थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। तो बाटा का शुरुआत हुआ था 1894 में, जब थॉमस बाटा के द्वारा वो घर से $320 का उधार लेके एक 2 सिलाई मशीन के साथ वो ये कंपनी का शुरुआत किए थे। उस टाइम के फुटवेयर जो बनता था, जो चप्पल बनता था, वो रबर में बनता था, जबकि रबर बहुत कॉस्टली आता था। एंड थॉमस बाटा उस समय रबर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको प्रॉब्लम नहीं समझा। इसका सॉल्यूशन कुछ अपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, अपने क्रिएटिव थिंकिंग से वो पहले कानवास से शू बनाना शुरू कर दिए। वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरह लिए। एंड कानवास का शू उस समय सब लोगों ने बहुत अच्छे से अपनाया था। उस टाइम पे जो शू बनाते थे वो हैंडमेड शू रहता था, इसीलिए उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगता था, उसमें जो मजदूर काम करते उसका मजदूरी ज़्यादा लगता था। इसीलिए वो बिज़नेस को थोड़ा एक्सपांड करने के लिए अर्ली 90s में वो अमेरिका आए थे मास प्रोडक्शन का स्किल सीखने के लिए। वो अमेरिका से मास प्रोडक्शन का स्किल सीख के जाके वो अपने कंपनी में अप्लाई किए थे, कैसे कम टाइम में कम मजदूर के साथ, कम मैन पावर के साथ ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है। इसीलिए उसका प्रोडक्ट के पीछे उनका कॉस्ट भी कम पड़ता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बाटा कंपनी का बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ था। 1932 में उनका डेथ हो गया था, पर उनका बेटा और उनके भाई मिलके बाटा कंपनी को आगे बढ़ाए थे। में आके वो रबर एज ए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते थे, पर उस टाइम पे वो देखे कि इंडिया में कोई फुटवेयर यूज ही नहीं करता है, फुटवेयर का कल्चर ही नहीं है, लोगों को फुटवेयर के बारे में उतना आइडिया नहीं है। एंड जो लोग फुटवेयर यूज़ करते थे वो हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे। एंड इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर का नहीं था। लोग जापान से इंपोर्ट करते, जो हाई सोसाइटी के लोग रहते थे, जो रिच क्लास पीपल रहते थे, वो जापान से फुटवेयर इंपोर्ट करते थे पहनने के लिए। नॉर्मल पीपल को तो फुटवेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई पहनता ही नहीं था। उसको बाटा ने इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के तरह लगा। उनको इंडिया में एक बहुत बड़ा फुटवेयर का मार्केट दिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं करता था। इसीलिए बाटा ने उस टाइम पे फुटवेयर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचा। 1932 में थॉमस बाटा के डेथ के बाद उनके बेटे एंड उनके भाई ने मिलके उनका बिजनेस को संभाला था। उसके बाद उन्होंने इंडिया आए थे अपना फुटवेयर ब्रांड इंडिया में लॉन्च करने के लिए। उस टाइम तक बाटा के प्रोडक्ट को लॉन्च किए थे।
उस टाइम तक लोगों ने फुटवेयर यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए वो पहले पहले बाटा का प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किए थे, लोगों ने उसको उतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। इसीलिए बाटा ने उस टाइम पे बाटा के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। उस टाइम पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टिटेनस का बीमारी फैलता था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बेयर फुट घूमते थे एंड एग्रीकल्चर या मजदूरी करते थे, इसीलिए उनके पैर में एक टिटेनस नाम का बीमारी होता था। बाटा ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह लिया एंड एक कैंपेन शुरू किया, अगर आप फुटवेयर पहनते हैं बाटा का तो आप टिटेनस से बच सकते हैं। इसी कैंपेन में इंस्पायर होकर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बाद इंडिया ने धीरे धीरे बाटा के फुटवेयर को एक्सेप्ट करना शुरू किया। उस टाइम पे बाटा ने लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन, लोगों के, हमारे इंडिया के लोगों के अनुसार वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किए थे, जो लाइट वेट था, स्मूथ था, बहुत कम पैसा में मिलता था एंड लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया था। नॉर्मली वो पहले से ही बाटा ने इंडिया में लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास लोगों के लिए फुटवेयर बनाते थे एंड बाटा को इंडिया ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। उसी तरह 2000 तक चला, पर 2000 में इंडिया में बहुत सारे जो ब्रांडेड फॉरेन ब्रांड्स है, जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं एंड इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बहुत सारे लोकल वेंडर्स मार्केट में आ गए थे एंड इंडिया का लोगों का भी धीरे धीरे लाइफस्टाइल एंड लाइफ लग्जरी के तरफ उनका झुकाव बढ़ गया था, जबकि पहले इंडिया में जब बाटा आया था तभी नहीं था। पर ये जो इंडिया के पॉपुलेशन में, सिविलाइजेशन में जो चेंजेस हुआ था, बाटा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसीलिए 2000 के बाद धीरे धीरे बाटा का सेल कम हो गया था, क्योंकि वो वही पुराना टेक्निक यूज़ करता था मैन्युफैक्चरिंग में, वही पुराना डिज़ाइन यूज़ करता, जबकि जो फॉरेन ब्रांड्स है, जो एक लग्जरी ब्रांड्स है, इंडिया के जो वेंडर्स है, वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट को देने लगते, वेराइटी ऑफ डिज़ाइन मार्केट को देने लगते थे, जब भी बाटा ये नहीं देता था, इसीलिए उसका शेयर प्राइस कम होने लगता था। इसको वो कंपेंसेट करने के लिए बहुत सारा फुटवेयर ब्रांड को तभी वो एक्वायर कर लिया था बाटा ने। बाटा तभी भी लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास को फोकस करता था, जबकि इंडिया में जो और लग्जरी ब्रांड एंड लोगों का भी लग्जरी की तरफ एक झुकाव बढ़ गया था, लोगों ने भी, इंडिया का लोगों ने भी अपने फुटवेयर में अपने ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिए थे, तो वो भी फॉरेन ब्रांड को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। लोगों को तभी तक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन को एक्सेप्ट करना भी सीख लिए थे, वो डिज़ाइन का एक सेंस हो गया था, पर बाटा ने उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए बाटा को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। पर धीरे धीरे बाटा ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट को बदला, मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बदला, बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन लाने लगा, तो धीरे धीरे मार्केट में हुआ। पर पहले जो वो पूरा इंडियन मार्केट को एक्वायर करता था, वो सिचुएशन नहीं आया। पर अभी भी बाटा का 35% मार्केट में शेयर है फुटवेयर मार्केट में, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बाटा ने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाए थे, कैसे वो, उसका क्या मेन स्ट्रैटेजी है, जो अभी तक इतने 1930 थ्रू से अभी तक बाटा अपने एक 100 साल का जर्नी, लगभग 100 साल का जर्नी कैसे इंडियन मार्केट में वो स्टेबल किया है एंड इंडिया में लोगों ने कैसे बाटा को अपना कंपनी मानते, अपना इंडियन कंपनी कैसे मानते, क्योंकि कोई और देश का कंपनी आके कोई अलग देश में अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाना एक बहुत बड़ी बात है। का मेन स्ट्रैटेजी है कि अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। बाटा हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहता है, कैसे एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाता है उसको बहुत अच्छे से पता है, उसको वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके अपना वो बिजनेस करता है। जैसे पहले वो एक टिटानस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया था एंड उससे पहले भी जब लोगों ने बाटा का प्रोडक्ट यूज भी नहीं करते थे, तभी भी वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके अपना मार्केट में शेयर बढ़ाए थे। सेकंड ये है कि बाटा ने चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर वहाँ से नहीं जाए, इसीलिए वो छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा तक, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल सारे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाते थे। प्रोफेशनल शूज़, फॉर्मल शूज़ के लिए भी वो बहुत फेमस है, ताकि कोई और कस्टमर के पास, कोई और ब्रांड के पास साथ नहीं जाए। एंड उसका थर्ड स्ट्रैटेजी है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जैसे आप देखे होंगे कोई चीज़, बाटा के सारे शूज़ में एक प्राइस टैग रहता है, अगर 799, 699, तो लोगों का पहला आता था कि 700 प्लस, ये नहीं वो सोचते कि 800 से 1 रुपीज़ कम है। वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बाटा को, शायद बाटा ने इसका शुरुआत किया था, कोई भी किया था, पर बाटा ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किए थे। उनका फोर्थ स्ट्रैटेजी है कि एक्विजिशन मतलब वो जब तक मार्केट का धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होने लगा, बड़े बड़े ब्रांड आने लगे, उसके बाद वो बहुत सारा कंपनी को एक्विजिशन किए थे, ताकि
उनसे आगे कोई बढ़ नहीं पाए। जैसे आप देखेंगे, आप बायजूस बहुत सारा कंपनी को एक्वायर कर रहा है ताकि उसका मार्केट में एक वैल्यू बना रहे। उनका और एक स्ट्रैटेजी ये है कि वो फैमिली स्टोर बनाना चाहते हैं। वो सारे एज ग्रुप के लिए वो बनाते हैं प्रोडक्ट। उनका फिफ्थ स्ट्रैटेजी ये है कि स्ट्रैटेजी है सर्व विथ पैशन। वो पैशन के साथ सर्व करता है। जैसे जैसे इंडिया में लोगों का पैशन बढ़ता गया, वैसे वो अपने स्टोर को मॉडर्नाइज करता गया, स्टाइल को बढ़ता गया। अभी भी वो हील्स सारे तरह से वो अपना जो सारे स्टाइल से वो अपना प्रोडक्ट दिख रहा है। वो जो सर्व करता है वो पैशन से सर्व करता है, इसीलिए लोगों ने भी बहुत अच्छे से इसको अपनाया है। एंड वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, लो वेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देता है जो सिंपल रहता है एंड लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस में रहता है। इसीलिए बाटा ने अभी 3000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू ईयरली करता है एंड 1500 भी ज़्यादा स्टोर्स इंडिया में है। एंड बाटा का और एक स्ट्रैटेजी ये है कि वो जो प्रोडक्ट जितना वो अपने स्टोर से बेचता है, अपने ब्रांडिंग करके अपने स्टोर से बेचता है, बड़े बड़े मॉल से बेचता है, बाकी वो अर्बन होलसेलर के हिसाब से मिलियंस ऑफ लोगों को बेचता है। अब बाटा में 30,000 से भी ज़्यादा अर्बन सेलर्स हैं, अर्बन होलसेलर्स हैं जो बाटा को रिटेल छोटे छोटे गांव तक भी पहुंचाए हैं। बड़े बड़े स्टोर वो जो स्टोर भी बनाता है बाटा अपना, वो एक मार्केट प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस देके बनाता है जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रहता है। एंड गांव तक छोटे छोटे गली तक पहुंचाने के लिए वो होलसेलर का सहारा लेता है, रिटेली वो बेचता है। इसीलिए बाटा ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट अभी भी अपना कायम करके रखा है एंड उसका रेवेन्यू हर महीने बढ़ता है। एंड बाटा साल में 50 मिलियन से भी ज़्यादा शू बेचता है 1500 से भी ज़्यादा स्टोर्स में। इसीलिए बाटा अभी तक इतना सक्सेसफुल हो गया है। तो क्या बाटा इतना बढ़ने में कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बिजनेस राइवलरी नहीं था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है? हम ये तो सुने सक्सेस की स्टोरी, उससे पहले भी बाटा को बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ अभी तक यहाँ आए हैं। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, तभी सारे कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया था। उस टाइम पे कोई भी चीज़ का सेल नहीं होता था, पर बाटा ने इसको टैकल करने के लिए अपने सारे प्रोडक्ट को 50% 70% में ऑफ में बेचता था। पर इसमें उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगता था, इसीलिए वो उस टाइम पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए वो अपने जो कारीगर रहते थे, अपने जो एम्प्लॉय रहते थे, उसको सबको एक घर देता था रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल हॉस्पिटल सारा फैसिलिटी करके एक बाटा का एक सिटी बनाए थे एंड वहाँ का लोगों को सारा फैसिलिटी देते थे ताकि उनका फैसिलिटी उनका जो कॉस्ट कम होता था एंड वो बाटा में कम पैसा में काम करके बाटा को भी प्रॉफिटेबल बनाए थे एंड उनको भी प्रॉफिट हुआ था। एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी उनको बहुत सारा ऑफर्स मिला था, उनको बहुत सारा डील्स मिला था वहाँ के सोल्जर्स के लिए बाटा प्रोडक्ट बनाने के लिए, बाटा का शू प्रोवाइड करने के लिए। पर जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था बाटा को फिर से वो क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इसीलिए क्योंकि तभी तक बाटा का प्रोडक्ट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, पर बाटा ने अपना धीरे धीरे प्राइस को मेंटेन करते हुए लोगों के हिसाब से वो बनाए थे। इसीलिए बाटा इतने दिन तक सस्टेन कर लिया। जब इंडिया में भी आए थे 2000 के बाद, जब वो उसका बहुत ज़्यादा कंपटीटर बढ़ गए थे, इंटरनेशनल कंपटीटर्स, इंडियन कंपटीटर्स, तभी भी बाटा ने टाइम टू टाइम अपना स्टाइल चेंज किया, अपना स्टोर का स्टाइलिंग चेंज किया, डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजिंग लाए एंड जो उसका कंपटीटर्स थे, बहुत सारे कंपटीटर्स को भी वो धीरे धीरे एक्वायर कर लिया। इसीलिए बाटा ने इतने सालों से, लगभग 100 साल से वो इंडियन मार्केट में सस्टेन कर रहा है। कोई भी प्रोडक्ट इतना दिन सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड उसके साथ साथ बाटा ने भी अभी अपना जो डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग बढ़ाने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर है। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को लेके वो बाटा एडवर्टाइजमेंट करता है। इसीलिए बाटा ने अभी तक ये सस्टेन मार्केट में कर पाया, क्योंकि इतना दिन सस्टेन करना आसान बात नहीं होता है कोई भी ब्रांड के लिए, जबकि ब्रांड लाखों करोड़ों रुपए अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में अपनाते। पर इंडियननेस बढ़ाने के लिए बाटा ने कम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एंड हर एक प्रॉब्लम को वो एक अपॉर्चुनिटी के साथ टैकल करता है। इसीलिए बाटा ने अपना वही यूनिक पॉइंट के लिए आज इतना तक सस्टेन कर पाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट शेयर कर सकते हैं एंड ऐसे बहुत अच्छे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।